यार मेरे अंकल आए थे एक दिन घर पे, उन्होंने मेरे को बताया कि इस वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, तो मैंने उसमें कर दिया। मैंने लास्ट ईयर का रिटर्न देखा, मेरे को लगा जितना रिटर्न लास्ट ईयर दिया उतना तो दे ही देगा, तो मैंने उसी में इन्वेस्ट कर दिया। मैंने तो एक्टिवली मैनेज फंड में इन्वेस्ट किया क्योंकि मुझे लगा वो मार्केट को तो बीट कर ही देगा। वो एबीसी सबसे बड़ा ब्रांड है ना, तो मैंने उसी में इन्वेस्ट कर दिया। यार मेरा सिंपल है, जो म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न देता है ना, मैं वहीं शिफ्ट हो जाता हूँ। तो इन्होंने एसआईपी तो शुरू करी थी 10 सालों के लिए, लेकिन अभी अगर हर महीने 10,000 रुपए किसी ऐसे फंड में डालते जिससे इनको 12% का रिटर्न मिलता, तो 10 साल के एंड तक इनके पास होते अराउंड 23 लाख रुपए। तो चलो फिर देखते हैं कि उन लोगों ने सोचा कितना था बट उन्हें मिलेगा कितना। यार मेरे अंकल आए थे एक दिन घर पे, उन्होंने मेरे को बताया कि इस वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, तो मैंने उसमें कर दिया। अब इसने सोचा कि 10 साल बाद इसे मिलेंगे 22,36,000 रुपए, लेकिन एक्चुअली में मिलेंगे 21,12,000, जो कि पूरे 1,23,000 कम है। अब मुझे पता है कि अभी की तरह आपको भी शौक लगा होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपने या आपके किसी परिवार वाले ने इसी रीजन की वजह से म्यूचुअल फंड लिया हो। देखो बात ऐसी है कि ना एक्चुअली मैं अभी एक कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाया, जो है डायरेक्ट एंड रेगुलर म्यूचुअल फंड्स। अब हम जब किसी अंकल या आंटी के कहने पर म्यूचुअल फंड्स लेते हैं ना, तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में वही म्यूचुअल फंड वाले उन्हें एक कमीशन देते हैं, क्योंकि उन्होंने ही उस म्यूचुअल फंड कंपनी वालों के लिए एक सेल्स पर्सन का काम किया है। अब आप ही बताओ, इन अंकल और आंटी को आखिर कमीशन के पैसे मिले कहाँ से? ऑब्वियसली अभी की इन्वेस्टमेंट से। मैंने लास्ट ईयर का रिटर्न देखा, मेरे को लगा जितना रिटर्न लास्ट ईयर दिया उतना तो दे ही देगा, तो मैंने उसी में इन्वेस्ट कर दिया। अब मयंक की इस गलती को समझने के लिए इमेजिन करिए 2 बच्चे हैं, एक जो पिछले 10 साल से कंसिस्टेंटली अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है और दूसरा जो सिर्फ 12वीं कक्षा में अच्छे मार्क्स लेकर आया। तो अगर मैथ्स ओलंपियाड के लिए चूज करना हो, आप किसे करेंगे? ऑब्वियसली पहले बच्चे को। क्यों? क्योंकि वो कंसिस्टेंटली अच्छे मार्क्स लेकर आया है। और यहाँ मयंक ने 1 साल का रिटर्न देखकर यही सोच तो इन्वेस्ट कर दिया कि उसे हर साल लगभग इतने ही रिटर्न्स मिलेंगे। ये इसलिए हुआ क्योंकि लास्ट ईयर इस म्यूचुअल फंड ने 26% का रिटर्न दिया था, क्योंकि इन म्यूचुअल फंड्स ने जिन 35 कंपनीज में इन्वेस्ट किया था ना, उनमें से 3 कंपनीज ने लास्ट ईयर बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। लेकिन अगर मयंक ये देख लेता कि इस फंड ने लास्ट 5, 10 या 15 सालों में कितना रिटर्न दिया है, तो शायद वो इस फंड में इन्वेस्ट ही ना करता। मयंक जहाँ 26% रिटर्न के हिसाब से 10 सालों में 57 लाख के सपने देख रहा था, लेकिन 10 साल के एक्चुअल परफॉर्मेंस के हिसाब से उसे मिलेंगे सिर्फ 18 लाख रुपए। मैंने तो एक्टिवली मैनेज फंड में इन्वेस्ट किया क्योंकि मुझे लगा वो मार्केट को तो बीट कर ही देगा। अब शशांक की गलती को समझने के लिए भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो आपकी कंपनी में 2 एम्प्लॉइज है। पहला एम्प्लॉय वो है जो अपना सारा काम खुद मैनेज कर लेता है, आपको कोई हेल्प ही नहीं करनी पड़ती। जबकि दूसरा एम्प्लॉय भी काम तो सही करता है, लेकिन आपको उसे स्टेप बाय स्टेप गाइड करना पड़ता है हर चीज के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में आप किसे प्रमोट करोगे? पहले वाले को, राइट? क्योंकि उसके लिए आपको ज्यादा एफर्ट ही नहीं डालना पड़ता और वो कंसिस्टेंटली भी परफॉर्म कर रहा है। इंडेक्स फंड्स भी कुछ ऐसे ही होते हैं, क्योंकि इसमें एक सिंपल सा रूल फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो उसकी मार्केट कैप के अकॉर्डिंग ही वो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट हो जाएंगे। और क्योंकि इसमें फंड मैनेजर को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, इसलिए इसकी फीस भी कम होती है। और इसी फीस की वजह से ज्यादातर एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स इंडेक्स फंड्स को बीट ही नहीं कर पाते। अब मैं आपको पास्ट का डेटा दिखाती हूँ। तो 1 साल में इंडेक्स ने 67% एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स को आउट परफॉर्म किया, और वहीं 10 साल में 78% फंड्स को। यानी कि अगर 100 फंड्स थे और आपने इंडेक्स फंड्स में पैसे इन्वेस्ट किए थे, तो 78 म्यूचुअल फंड्स जो कि IIM जैसे कॉलेजेस के पढ़े लिखे लोग मैनेज करते हैं, आपने उन सबको बीट कर दिया। बट अब इस डेटा के बाद भी अगर हम इंडेक्स फंड्स में नहीं बट एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अभी नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। वो एबीसी सबसे बड़ा ब्रांड है ना, तो मैंने उसी में इन्वेस्ट कर दिया। साक्षी को लगा कि ABC एक सबसे बड़ा ब्रांड है, तो उसने उसमें इन्वेस्ट करके अपने सारे पैसे एक सेफ, स्टेबल और ग्रोइंग फंड में डाल दिए। लेकिन ऐसा नहीं है। इसे समझने के लिए ये एग्जाम्पल सुनिए। तो इमेजिन करो कि अगर आपको इंडिया के बेस्ट क्रिकेटर का बैट या फिर बेस्ट बॉलर की बॉल मिल जाए, तो क्या आप उसी लेवल पर परफॉर्म कर पाओगे?
क्योंकि इसी फंड मैनेजर ने वो शेयर्स सिलेक्ट करने हैं जो सबसे ज्यादा रिटर्न्स देंगे। बिना फंड मैनेजर को जाने फंड में इन्वेस्ट करना बिल्कुल वैसा है जैसे आप बिना बैट्समैन को जाने उनकी टीम को स्पॉन्सर कर दो। यार मेरा सिंपल है, जो म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न देता है ना, मैं वहीं शिफ्ट हो जाता हूँ। अब नेक्स्ट है हेमंत, जो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहा था। उसने रेगुलर प्लान के बजाय डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट किया। उसने म्यूचुअल फंड्स के लास्ट 10 साल की परफॉर्मेंस को भी ट्रैक किया। उसने ये भी देखा कि उसका फंड मैनेजर लास्ट कितने सालों से अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, और फिर उसके बाद जाकर उसने अपना फंड सिलेक्ट किया। अब हेमंत के साथ सब कुछ ठीक हो रहा था। वो हर महीने 50,000 की SIP भी कर रहा था, जिससे उसको 12% का रिटर्न मिल रहा था। लगभग 6 महीने में 3 लाख इन्वेस्ट करके उसे 9,700 का गेन हुआ। और अब उसने सोचा कि अब वो ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा जिसका रिटर्न पहले वाले से भी अच्छा हो। और इस हायर रिटर्न को पाने के चक्कर में उसने अपना म्यूचुअल फंड चेंज कर दिया और एक ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जिसका रिटर्न 13% था। अब उसने सोचा कि पहले वाले में तो उसने 9,700 कमाए, तो अब अगले वाले में तो इससे ज्यादा ही रिटर्न मिलेगा। अब हेमंत को म्यूचुअल फंड्स में एक चीज के बारे में नहीं पता था, और वो था एग्जिट लोड। तो एग्जिट लोड एक ऐसी फीस है जो म्यूचुअल फंड वाले आपसे चार्ज करते हैं जब आप एक टाइम से पहले अपने पैसे विड्रॉ कर लेते हैं। और ये एग्जैक्टली हेमंत के साथ हुआ। ये हर बार इन्वेस्टमेंट स्विच करता रहा और साथ में 1 से 2% का एग्जिट लोड भी देता रहा। पहली इन्वेस्टमेंट में तो उसने 3,000 एग्जिट लोड में ही दे दिए, जो कि उसके 9,700 के गेन का 32% है। और वैसे ही सेकंड इन्वेस्टमेंट को 6 महीने के बाद एग्जिट करने पर उसने पूरे 6,200 रुपए एग्जिट लोड में ही दे दिए। तो फाइनली पहली इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3 लाख से हुई 3,06,000 रुपए, और दूसरी इन्वेस्टमेंट की 3 लाख से 3,05,000 रुपए। ओह पर रुकिए, अभी तो उन्हें उन एग्जिट्स पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी देना है। तो अब इससे हमें ये समझ आता है कि अगर हम एक म्यूचुअल फंड से एक टाइम पीरियड से पहले ही एग्जिट कर लेते हैं ना, तो हमें एक एग्जिट लोड देना पड़ता है जो कि हमारे ओवरऑल गेन्स को काफी कम कर देता है। तो अब इन सबके एक्सपीरियंसेस से हमें ये समझ आता है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हुए कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, जिसमें नंबर 1 है कि डायरेक्ट फंड्स में ही इन्वेस्ट करो एंड रेगुलर फंड्स अवॉइड करो। सेकंड, म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ लास्ट 1 ईयर की ही नहीं बल्कि लास्ट 5 या 10 ईयर्स की भी पास्ट परफॉर्मेंस देखनी चाहिए। तीसरा, अब आपको फंड मैनेजर को भी देखना है कि आखिर वो कौन इंसान है जो आपके पैसे मैनेज कर रहा है। चौथा, लेस रिस्क और लेस एक्सपेंस के लिए इंडेक्स फंड्स को ही प्रेफर करो। एंड लास्टली, बार बार अपने म्यूचुअल फंड स्विच करने से पहले ये जरूर चेक कर लो कि उसका एग्जिट लोड कितना है। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.